हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के पहले पार्ट में प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर मृदा के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में देखा था पहाड़, नदी, मिट्टी, झरना, समुद्र, सागर, महासागर, ये सब के बारे में जाना था और किस प्रकार से टूट फूट की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण किया जाता है और फिर अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इसका किस प्रकार से विस्तार होता है, ये सब के बारे में जाना था। और इसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है, ये कौन कौन से कारक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है 2019 में। ठीक है, और आगे हम लोगों ने बात किया था बच्चों भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा के बारे में। तो हम लोगों ने मृदा में सबसे पहले जाना था जलोढ़ मृदा के बारे में कि जलोढ़ मृदा कैसी मृदा है। ये आपका नवीन मृदा होती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा जो है समय के अनुसार यानी कि आपका जो है आयु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नवीन जलोढ़ और एक होता है आपका पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को आपका क्या कहा जाता है, आपका खादर कहा जाता है, और जबकि पुरानी जलोढ़ को आपको बांगर कहा जाता है। खादर ये जो होती है क्या नवीन जलोढ़, ये आपका ज़्यादा उपजाऊ होता है, जबकि आपका पुरानी जलोढ़ होती है ये क्या होता है बच्चों, आपका कम उपजाऊ होता है। और खादर जो होता है वो उसमें महीन कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि आपका बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ में क्या होती है बच्चों, बजरी एवं कंकड़ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सब के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था काली मिट्टी के बारे में, काली मृदा के बारे में। तो काली मृदा को क्या कहा जाता है, आपका रेगुर मृदा भी कहा जाता है इसको। और काली मृदा को कपास ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के में बताया था, ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि कपास का उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है मुख्य रूप से। और इसका जो है विस्तार कौन कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बच्चों, तो लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ पर वर्षा कैसी होती है, 100 से कम सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये सब के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने जान लिया था बच्चों। नहीं देखें अगर तो पहला पार्ट आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ाया गया था और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पूछने वाला है आने वाले एग्जाम में, तो वहाँ पर बताया गया था। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे भाग में भूमि उपयोग के बारे में, और फिर उसके बाद जो है संरक्षण के बारे में। भारत में उपयोग यानी कि भारत में भू उपयोग के दो प्रमुख निर्धारित कारक निर्धारित, फिर उसके बाद भू क्षरण कैसे होता है और भू का फिर संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और आज ही आपका चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे, फिर बाद में हम लोग इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला है आज का टॉपिक का भूमि उपयोग। मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये निम्न वर्ग में रखे गए, यानी कि मानव का जो उद्देश्य होता है बच्चों भूमि को लेकर के, इसका अलग अलग होता है। बहुत सारे मानव क्या होते हैं, वो क्या सोचता है कि भूमि में बागीचा का विकास कर लें, कोई सोचता है मैं फैक्ट्री लगा दूँ, कोई सोचता है कि मैं खेती कर लूँ। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग सोचते हैं बच्चों। कोई सोचता है कि मैं कॉलेज, और कोई सोचता है हॉस्पिटल का निर्माण कर लें। तो यहाँ पर वन का कोई विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि तथा इमारत, सड़क, उद्योग आदि का निर्माण, अस्थायी चारा एवं गोचर यानी कि गाय के चरने का भूमि, बाग एवं बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। तो अगर आपको पूछा जाए बच्चों भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो आप लोग को ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट है आपको मुख्य रूप से इन पॉइंट को दर्शा देना है, इन पॉइंट्स को मुख्य रूप से आपको लिख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में वर्तमान पड़ती भूमि, यानी कि पड़ती भूमि वैसी भूमि होती है बच्चों जिसको क्या किया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों 1 से 2 साल के बीच खेती उसमें नहीं की जाती है। और बंजर भूमि क्या होती है, 5 साल से अधिक समय तक वहाँ पर खेती नहीं की जाती है, तो उसको बोला जाता है बच्चों बंजर भूमि। उसमें फसल का उत्पादन बहुत कम होता है बच्चों, बहुत ही, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे है भारत में भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करती है, यानी कि भारत में जो मुख्य रूप से भूमि का उपयोग जो है बच्चों, यहाँ पर 2 कारक मुख्य रूप से निर्धारित करती है। पहला कारक है भौतिक कारक और दूसरा है आपका मानवीय कारक। तो भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे आपका, तो भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु,
मृदा को शामिल किया गया है। यानी कि भूमि की आकृति कैसी है इसको शामिल किया गया है, और यहाँ का जलवायु कैसा है इसको शामिल किया गया है, और तथा मृदा यानी कि यहाँ की मिट्टी को। जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जब जैसे मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में मानव क्या करते हैं, यहाँ की आकृति को देखते हैं तो भूमि की आकृति कैसी है, मैदान वाली है, और उसके बाद यहाँ पर जलवायु कैसी है तो बारिश मिला जुला के ठीक रूप से हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है आदमी लोग ज़्यादा चावल की खेती अधिक करती है, जूट की खेती अधिक करती है, गेहूं की खेती अधिक करती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसके अनुमान से लगाया जाता है। उसी प्रकार से मानवीय कारकों के अंतर्गत क्या होती है बच्चों, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का विकास, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,000 है बच्चों। 32 लाख यहाँ पर जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का कितना परसेंट है आपका 2.4% है। याद रहेगा आपको, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है आपका 2.4% है। अगर आपको पूछा जाए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है तो आपका 7वां स्थान रखता है। ये आपका भूगोल ही विषय में आ सकता है बच्चों कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो पहला स्थान कौन रखता है, पहला स्थान रूस रखता है, यानी कि रसिया। आया समझ में। चलिए 93 यानी 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा क्या है बच्चों आपका उपलब्ध है। भारत के कुल भूमि के 80% भाग पर पंजाब एवं हरियाणा खेती करती है। यानी कि भारत का जो है कुल भूमि का 80% जो भाग है बच्चों, वहाँ पर कौन, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य मिलाकर के खेती करती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। तो यहाँ पर जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 80% भाग पर खेती होती है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर 10% से भी कम खेती होती है। अब कारण क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर कारण ये होगा कि पंजाब और हरियाणा कैसा राज्य है आपका, मैदानी राज्य है, मैदानी क्षेत्र वाला राज्य है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कैसा है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है बच्चों। इसलिए यहाँ पर खेती की संभावना बहुत कम होती है। यहाँ पर कैसी खेती की जाती है, यहाँ पर खेती सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उस क्षेत्र के 33% भूभाग पर किसका विस्तार होना चाहिए, वन का विस्तार होना चाहिए बच्चों। वहाँ पर वन छूटा हुआ है थोड़ा सा, तो आप लोग को ध्यान यहाँ पर लिख देना है कितना परसेंट भाग पर, 33% भाग पर वन का विस्तार होना क्या है, आवश्यक है। इस दृष्टि से आपको याद रखना है। लेकिन बिहार में जो है सिर्फ और सिर्फ 7% ही वन है बच्चों, 7.4%, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको याद रखना है। आगे अब हम लोग बात करते हैं भू क्षरण के बारे में, यानी कि भूमि का क्षरण। भूमि का क्या हो गया बच्चों, मीन्स अपरदन होना। मृदा अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होता है। यानी कि जो मिट्टी होती है, ये मृदा ये क्या करती है बच्चों, विविध प्रक्रिया के द्वारा, विविध घटना चक्र के द्वारा क्या होती है, एक स्थान से चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तो जैसे आपका कौन सा माध्यम से, जल के माध्यम से चली जाती है, वायु के माध्यम से चली जाती है, या फिर आपका नदियों के माध्यम से, सामुद्रिक जो लहरें होती है बच्चों समुद्र की, उसके द्वारा भी क्या होती है, मृदा का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में गतिशील जल यानी बाढ़ नदी, पवन, हिमानी यानी कि बर्फ़ की नदियाँ, समुद्री लहरें तथा मृदा क्या होती है बच्चों, स्थानांतरित होती है। पहाड़ मुख्य रूप से क्या दिया है बच्चों आपका, पहाड़, पर्वत, पठार से गुरुत्व बल के कारण ढलानों पर मृदा नीचे की ओर आ जाता है। यानी कि जो पहाड़, पठार और पर्वत होती है बच्चों, वहाँ पर गुरुत्व बल के कारण क्या होती है, मृदा जो है बच्चों नीचे आ जाती है। तीव्र वर्षा के कारण भी मृदा पानी के साथ बह जाती है और खड़ड या घाटी में जमा हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये इस प्रकार से बच्चों, ये आपका पहाड़ है और ये भी इस प्रकार से पहाड़ है। अब बारिश हुआ ऐसे, ये है बच्चों, बारिश होगा तो ये पूरा पानी आएगा, है ना, और इस प्रकार से भी पानी आएगा। ये तो ये क्या करेगा बच्चों, ये पठार यानी कि पर्वत का कुछ ऊपरी भाग को काटेगा और काट करके बच्चों नीचे बह करके ला लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा, भू का
क्षरण होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर घाटी में जाकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। भारत में इस प्रकार 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, यानी कि भूमि के क्षरण के कारण भारत में जो है मुख्य रूप से 13 करोड़ हेक्टेयर का क्या हुआ है बच्चों, आपका क्षरण हुआ है। आया समझ में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो अधिक सिंचाई के कारण ऐसा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में बच्चों। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य रूप से कारण क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2012 में पूछा था, 2020 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, यानी कि 20, 21, 22 लगातार पूछा है। तो हो सकता है आप लोगों का अगर भाग्य सही हो तो हो सकता है कि 23 में भी पूछ ले आप लोगों का। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर सिंचाई के कारण भूमि का क्षरण बहुत ही ज़्यादा हो गया है। भूमि का क्या हुआ है बच्चों, आपका निम्नीकरण हो गया है। तो आपको याद रहेगा, आपको ये सब आपका तीनों राज्य है। अब भूमि का संरक्षण, यानी कि किस प्रकार से इसका संरक्षण किया जाए। संरक्षण के अनेक तरीके हैं जो मानव द्वारा किए जाते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका ये क्वेश्चन जो है आपका लघु प्रश्न के रूप में ऑलरेडी पूछा हुआ था एक बार बच्चों आपका, कि लघु प्रश्न के रूप में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि फसल चक्रण के द्वारा किस प्रकार से जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि फसल चक्रण के द्वारा वहाँ पर क्या किया बच्चों, आपका मुख्य रूप से जो है वो तिलहन और जो दलहन की फसलें होती है उसको उगा करके, यानी कि 2 फसलों के बीच तिलहन और दलहन की फसलें उगा करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, भूमि का संरक्षण होगा। आया समझ में। फसल चक्रण द्वारा, यानी कि फसल चक्रण मीन्स एक खेत में अलग अलग प्रकार के फसलों का उगाना। उदाहरण गेहूँ, कपास, मक्का आदि आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में क्या हो जाती है बच्चों, ह्रास हो जाती है, यानी कि मृदा की जो उपजाऊ होती है, उर्वरता शक्ति होती है, वो घट जाती है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसमें जब जैसे आप लोग 2 फसल उगाए तो 2 फसलों के बाद उसमें क्या किए बच्चों, दलहन और तिलहन की क्या किए फसलें उपजाए, ताकि उसकी क्या बने, उसकी उर्वरता बना रहे। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग लिख लीजिए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से खेती की जाती है। तो समुच्च, ठीक है, सोपानी कृषि, समुच्च कृषि की जाती है बच्चों। समुच्च रूप से जुताई की जाती है, जिससे मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मृदा अपरदन, 1 सेकेंड बच्चों, मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन क्या है, आवश्यक है। यानी कि मृदा की सतत गुणवत्ता, लगातार उसकी गुणवत्ता बना रहे, इसके लिए क्या है बच्चों, वर्षा जल का संचयन और फिर भूपृष्ठीय जल का संरक्षण और भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति क्या हो बच्चों, इसका प्रबंधन आवश्यक हो। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि जो आपका आधुनिक मॉडर्न टेक्निक है बच्चों, इसको अपनाकर, इन पद्धतियों को अपनाकर, सिंचाई के पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। जैसे आप लोग बच्चों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का क्षेत्र जाएंगे, उन राज्यों में जाएंगे, वहाँ देखेंगे आप लोग ड्रिप सिंचाई कैसे, एक छोटा छोटा सा नलकूप रहेगा बीच खेत में और उस नल से बच्चों चारों तरफ पानी फैलता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही कम मात्रा में पानी दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, पानी की मात्रा का भी बचत हो जाता है और इस प्रकार से मिट्टी जो है पानी की तेज़ धारा के कारण बह भी नहीं पाता है, मतलब कि तेज़ धारा वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए नहीं बह नहीं पाती है। तो इस प्रकार से मृदा का भी क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है और जल की मात्रा का भी संरक्षण हो जाता है। इस प्रकार से दोनों का क्या होता है, संतुलन बनाए रहता है बच्चों। तो यहाँ तक आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया आपका। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि जो है हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल ला सके। बच्चों शेयर करके पढ़ने से जितना मज़ा है, सिंगल अकेले पढ़ने से कोई मज़ा नहीं है बच्चों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, धन्यवाद।